तो देखो टेल्क टेल्क के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि ग्रामर। और ग्रामर आप लोगों को भी पता है कि बहुत डिफिकल्ट रहती है जर्मन की। तो उसी को हम टारगेट कर रहे हैं आज कि टेल्क के अंदर कैसे आपको B1 हो या B2 हो, इसके अंदर ग्रामर का वेटेज रहता है और कैसे आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स टेल्क का एग्जाम दे रहे हैं और काफी इजी रहता है इसको क्लियर करना। बस यही है कि थोड़ा ग्रामर आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए, लॉजिकली आपको आंसर्स पता होने चाहिए कि कैसे आपका आंसर करेक्ट है। तो हम एक टेक्स्ट देखते हैं। इश्प्राक बाउस्टाइन है, ये जो टाइल है इसको क्या बोलते हैं, इश्प्राक बाउस्टाइन है। इसके अंदर आपको ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे, जैसे 20 21 है तो 21 पे 3 ऑप्शंस है, उसके अकॉर्डिंगली इसमें चूज करना होगा। तो देखो मैं आपको बहुत आसानी से अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा कैसे आप ग्रामर को भी यहाँ पे पूरे मार्क्स, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे बच्चा है ना, पूरे स्टूडेंट्स यहाँ पे पूरे मार्क्स कवर अप कर सकते हैं इजीली, यहाँ पे पूरे मार्क्स आ सकते हैं। आप देखना आप कैसे। फर्स्ट यहाँ पे देखो जेर गेट है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। वी वीजन मीटर इश नोन शॉन जाइड ड्राई आर एन आइन वोनुंग इन। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन कौन सी प्रिपोजिशन है। तो यहाँ पे हमारे पास में इन जो है वो डाटिव के सेंस में आ रखी है, क्योंकि मूवमेंट नहीं है। वैसे तो वेक्सल प्रिपोजिशन है, बट यहाँ पे मूवमेंट नहीं है तो डाटिव के सेंस में है। अब हमें ये देखना है कि तीनों में से 21 जो है उसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक तो ईहर है, ईहरम और ईहरन। ये हमारे लिए एकदम क्लियर हो गया कि तीनों ही ऑप्शन के अंदर योर तो फॉर्मल है। तो ये कोई डाउट नहीं रहा। क्या देखना है आपको, योर जो है वो तीनों ही ऑप्शंस के अंदर फॉर्मल में है। तो इस वजह से आपको ये तीनों ऑप्शन में ये तो क्लियर है कि ईहर तो करेक्ट है। कई बार दाइन आ जाए, ईहर आ जाए, तो उससे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फॉर्मल में चल रहा है ना। तो फॉर्मल में योर के लिए क्या यूज होता है, कैपिटल ईयर। तो वो तो क्लियर है। अब इसमें एंडिंग क्या आएगी नहीं आएगी वो हमें देखना है। आप खुद सोचो, B1 लेवल में आप मैटर कर रहे हो, B1 लेवल में अभी आप एक स्टूडेंट हो। आपको भी पता है कि अगर कभी भी कोई प्रिपोजिशन लग रही है, स्पेशली इन वगैरह सब कुछ, तो अमूमन केसेस में उस जो पजेसिव प्रोनाउंस है उनके साथ में एक एंडिंग जरूर रहती है। अब मान लीजिए आप एग्जाम में हो और आपको ये नहीं पता चल रहा है कि हाउस मेस्कुलिन है, फेमिनिन है या न्यूट्रल है, पर आपको ये तो पता चल गया कि डाटिव है। तो डाटिव के अंदर आपको भी पता है मेस्कुलिन में भी ईएम एंडिंग है, न्यूट्रल में भी ईएम एंडिंग है, फेमिनियन में ईआर एंडिंग होती है और प्लूरल में ईएन है। यानी ए ऑप्शन तो रॉन्ग हो चुका, क्योंकि ए के अंदर कोई भी एंडिंग नहीं है। ऑप्शंस को कम करना भी आपको अच्छे से आना चाहिए। अब आपको हाउस जो है वो A1 से चलता आ रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि डाटिव के अंदर जब नाउन मेस्कुलिन या न्यूट्रल होता है तो क्या एंडिंग आती है, ईएम एंडिंग आती है। ये थोड़ा सा याद तो रखना पड़ेगा आपको। और अगर फेमिनियन होता है तो क्या एंडिंग आती है, ER आती है। तो यानी आपको ये तो क्लियर हो गया कि दोनों ही पजेसिव प्रोनाउंस के अंदर ना तो ER एंडिंग बी में है, ना ही ER एंडिंग टी में है। तो इसका मतलब है कि नाउन फेमिनियन तो नहीं है। मैं आपको ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर आप एग्जाम में फंसे हुए हो, आपको आर्टिकल्स याद ही नहीं है और कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो आपको ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे एंडिंग्स दोनों में ही ER नहीं है, यानी कि नाउन फेमिनिन नहीं है। आपको उसके बाद ये देखना है कि प्लूरल के अंदर EN एंडिंग आती है। अब अगर प्लूरल के अंदर EN एंडिंग आती है तो ये नाउन तो प्लूरल है नहीं। प्लूरल के अंदर EN एंडिंग आती है बट नाउन तो प्लूरल है ही नहीं। तो इस वजह से अभी हमें क्लियर हो गया कि आंसर बी जो है वो 100% करेक्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे EM एंडिंग है। अब वो चाहे मैस्कुलिन हो जाओ चाहे न्यूट्रल हो जाओ, अगर आपको नहीं भी पता तो भी आपका आंसर 100% करेक्ट हो जाएगा। कैसे, देखो हमने एकदम लॉजिक लगा के सारी चीजें देख के एकदम डैम श्योर होके और आंसर बी को करेक्ट कर दिया। तो ये क्लियर है या फिर कोई डाउट है आपका, क्लियर है। अब 22 में देखो, इश और उसके बाद में ऑप्शन गिवन है, दी गांजे साइड जेयर सुफ्रीडन। यहाँ पे हमें कोई क्लियरिटी नहीं है कि किस बारे में बात हो रही है। तो इस वजह से क्या होगा, पहले वाले सेंटेंसेस और नेक्स्ट सेंटेंसेस को भी आगे रीड करना ही चाहिए, तभी आपको क्लियरिटी आएगी कि किस बारे में बात हुई। तो क्या हुआ कि इश दी गांजे साइड जेयर सुफ्रीडन, देन बिकॉज आ गया, देन इम हाउस वार। सबसे पहला इंडिकेशन हमें पता चल गया कि सेंटेंस किस में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है। कि देन इम हाउस वार एस इमर रुइश दाउबर उनसिशर। तो अब आप खुद सोचो, सेटिस्फाइड वर्ब है, मैं बिना ऑप्शन देखे भी आंसर बता सकता हूँ। सेटिस्फाइड जो है यहाँ पे एक एडजेक्टिव है और वो ज्यादातर इज आर एम वॉज वर इनके साथ में यूज होता है। तो अब हम सबसे पहले 22 में ऑप्शंस देखेंगे। वेरे जो है वो तो कॉन्जेक्टिव स्वाई में यूज होता है।
तो आपको भी पता है, तो ये तो यूज नहीं हो सकता। व्यूड जो है वो प्रेजेंट के अंदर यूज होता है। व्यूड जो है वो कनेक्टिव स्वाय में भी यूज होता है, प्रेजेंट के लिए भी यूज हो जाता है, विशेष के लिए यूज होता है। बट यहाँ पे तो सेंटेंस किससे रिलेवेंट चल रहा है? पास्ट। यानी कि जो मेल है उसका एक कॉन्सेप्ट है कि वो रिलेवेंस दे रहा है पास्ट का, और साथ में वो एक कंप्लेन से रिलेवेंट मेल है। तो कंप्लेन कर रहा है इंसान, तो कह रहा है क्या? ईश्वर। तो ईश्वर द ganze Zeit sehr zufrieden. Yeah, I was for the entire time very satisfied. Then im Haus war es immer ruhig. तो वार, पहले भी वार की बात हुई है और यहाँ पे भी वार की बात हुई है कि पहले बहुत ही काम था, जाउबर क्लीन था, जिशर सिक्योर था। अब आगे चलते हैं। इन देयर Schwischen Zeit ist die Wohnqualität durch die Eröffnung des Restaurants im Erdgeschoss aber deutlich verschlechtert. अब आपको हमेशा ऐसे सेंटेंसेस में क्या करना है? यहाँ पे एक ब्लैंक है और वर्ब यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही है। आप खुद ही सोचो, ऑप्शन को देखने से पहले ही सोचो। यहाँ पे ब्लैंक है, मिडिल में अगर ब्लैंक आता है तो या तो मॉडल वर्ब हो सकती है, या मेन वर्ब हो सकती है, या फिर पार्टिसिप स्वाय हो सकता है। तो हमें यही चीजें नोट करनी है। हमेशा सेंटेंसेस को करते टाइम सेंटेंस के एंड में जरूर देखो। सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा है? ये फुल स्टॉप हो गया, फुल स्टॉप से जस्ट पहले क्या आ रहा है, उससे आपको इंडिकेशन मिलते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर मैं देखूं तो फेरिस्टेड जो है वो यहाँ पे एक वर्ब है। आप लोगों ने फेरिस्टेन वर्ब पढ़ा है, फेरिस्टेन मीन्स टू अंडरस्टैंड होता है, उसी से बन जाता है फेरिस्टांडन। तो वैसे ही फेस्लेस्टर्न वर्ब है, उसी का ये नहीं लगता है इसमें पार्टिसिप्स वाई में। क्या हो गया? फेस्लेस्टर्ड। ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता है कि अगर पार्टिसिप्स वाई में लगा है तो दो दो चीजों का कॉम्बिनेशन जरूर चाहिए। एक तो हाबन या जाइन का कॉन्जुगेशन, और एट द एंड ऑफ सेंटेंस पार्टिसिप्स वाई। तो अब हमारा बिना ऑप्शन देखे ही हम समझ सकते हैं कि 23 के अंदर क्या आंसर आएगा? हार्ट। पार्टिसिप्स वाई के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो हाबन का कॉन्जुगेशन होना चाहिए या फिर जाइन का कॉन्जुगेशन होना चाहिए। हाबन का कॉन्जुगेशन तब होता है जब वर्ब में मूवमेंट नहीं हो। तो हाबन का इसलिए आया क्योंकि वर्ब में मूवमेंट नहीं है, जैसे गेहन है, फारन है, राइजन है, फ्लीगन है, इनमें मूवमेंट है तो वहां पे जाइन आता। बट वहां तो है ही नहीं। व्यूड क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि व्यूड कोई वहां पे पैसिव का यूज थोड़ी हो रहा है, वहां पे किसका यूज हो रहा है? पार्टिसिप्स वाई। तो पार्टिसिप्स वाई जो है वो दो ही चीजों से मिलके बनता है, या तो हाबन का कॉन्जुगेशन या जाइन का कॉन्जुगेशन एंड पार्टिसिप्स वाई एट द एंड। अब मान लीजिए वहां पे अगर यहाँ पे अगर मॉडल वर्ब दी होती तो भी गलत होता। क्यों? क्योंकि जो फेर्शलेस्टर्ट है वो फेर्शलेस्टर्न वर्ब जो है उसकी पार्टिसिप्स वाई फॉर्म है। यहाँ पे फेर्शलेस्टर्ट नहीं होता। तो और अगर पूरी वर्ब होती फ्रेशलेस्टर्न एन भी होता, तो हम ये समझते कि ये पार्टिसिप्स वाई में नहीं है, ये प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे मॉडल वर्ब आ सकती। हालांकि वो ऑप्शन में नहीं है, मैं तो ऐसे आपको इन्फॉर्म करने के लिए बता। नेक्स्ट के अंदर देखो, यहाँ पे अब आप देखो 24 में ब्लैंक है। स्पेट abends höre ich nun täglich लैम देयर रेस्टोरेंट्स गेस्ट im garden। अब हमें यहाँ पे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे जो स्टार्टिंग है सेंटेंस की वही मिसिंग है। वर्ब तो अपनी पोजीशन पे है, तो वर्ब का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 24 में अगर हम देखें तो बिस जो है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने भी काफी बार सुना है कि बिश स्पेट आबेंड्स ह्यूरे इश नून टेग्लिश। तो बिश स्पेट का मतलब क्या हो गया? टिल लेट इन द इवनिंग। बिस स्पेट आबेंड्स ह्यूरे इश नून टेग्लिश लेम देयर रेस्टोरेंट गेस्ट इम गार्डन। तो इन 25 यू नो दैट सेंटेंस का स्ट्रक्चर, subject then verb and then object, there should be only one object। अगर एक ऑब्जेक्ट है तो केस कौन सा हो जाएगा? आकोजेटिव। तो आकोजेटिव केस कैसे हुआ? देखो बिस स्पेड जो है वो टाइम रिलेटेड वर्ड है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। आबंट्स भी टाइम रिलेटेड है तो ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। इश जो है वो सब्जेक्ट हो गया, नून जो है वो स्मॉल लेटर में है, टेग्लिश जो है वो स्मॉल लेटर में है, तो ये दोनों भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। लैम जो है वो कैपिटल में है और वो नाउन है, तो इसका मतलब 100% लैम जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब लैम देयर रेस्टोरेंट्स गेस्ट इम गार्डन, तो ये जो देयर लग रहा है वो तो गेनेटिव है, तो यहाँ पे तो ये गेनेटिव है, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे आपको कंडीशन में ये होना चाहिए
कि केस कौन सा चल रहा है। अगर एक ऑब्जेक्ट है तो अकोजेटिव होता है। मान लिया जाए आपको एग्जाम के अंदर ये पता नहीं चल रहा कि लैम जो है वो नाउन मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूट्रल है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा, बट फिर भी देखो आप आंसर पता लगा सकते हो कैसे। आपको भी पता है एक ही ऑब्जेक्ट है तो डाटिव तो नहीं हो सकता। आपको भी पता है ना कि एक ही ऑब्जेक्ट है तो डाटिव तो हो नहीं सकता। समझना लॉजिक, देखो कितने अच्छे अच्छे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है तो डाटिव तो नहीं हो सकता, और अगर डाटिव नहीं है तो देम नहीं आ सकता। सीधी सी बात है। डाटिव के अंदर आता है ना देम, मेस्कुलिन में और न्यूट्रल में। जब वो डाटिव है ही नहीं तो देम कैसे लग सकता है, और देम क्यों, वो डाटिव क्यों नहीं है, उसका लॉजिक भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है और एक ही ऑब्जेक्ट होने की वजह से वहां पे डाटिव नहीं है। फिर चलते हैं आगे। देयर को देखो, आपको भी पता है, हर स्टूडेंट को पता है, मेस्कुलिन के अंदर, नॉमिनेटिव केस के अंदर मेस्कुलिन जब आता है तो उसके अंदर देयर लगता है, और वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉमिनेटिव सब्जेक्ट को। तो अब आप खुद सोचो कि इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट तो इश है, और आकोजेटिव में तो देयर आता ही नहीं है। आकोजेटिव में मेस्कुलिन होता है तो देन होता है, फेमिनियन होता है तो दी होता है, न्यूट्रल होता है तो दास होता है, और प्लूरल होता है तो दी होता है। तो यहाँ पे देयर जो आ रहा है वो भी रॉन्ग है, क्योंकि आकोजेटिव में देयर आता ही नहीं है। तो इसका मतलब आंसर बी करेक्ट है। जबकि आपको ये भी नहीं पता कि वो मेस्कुलिन है या फिर न्यूट्रल नाउन है, क्योंकि फेमिनियन तो अलग ही दिख जाता, मैं तो दी आता, बट आपको ये नहीं पता कि वो मेस्कुलिन है या न्यूट्रल है, फिर भी आपने देखो इसको करेक्ट कर दिया। तो ये ट्रिक्स होती है, ऐसे आपको पता लगाना पड़ेगा। और देखो गोई थे चल जाता है, गोई थे में क्या ग्रामर नहीं आती, पर टेल्क बिना ग्रामर आप पास नहीं कर सकते, चाहे वो B1 हो चाहे वो B2 हो, इस तरीके से समझाना आना चाहिए तो बच्चे के दिमाग खुल जाए एकदम कि हाँ यार, ये ट्रिक्स है, इस तरीके से मुझे करना होगा तब जाके मैं पास कर सकता हूँ, और आराम से कर सकते हो आप, क्योंकि देखो ग्रामर का तो तोड़ है। हम इतना अच्छे से समझा सकते हैं बच्चे को कि वो एक बार दो बार 10 बार में उसको भी फिक्स हो जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे बताते हैं तो ये ट्रिक्स हैं और इनकी वजह से आंसर्स आते हैं, और हमेशा ये बार बार घुमा फिरा के ऐसे ही यूज करते हैं। नेक्स्ट के अंदर चलते हैं। तो ये हो गया द म्यूलहाइमर इमहॉफ जिंड इमर यूबरफ्यूल्ड दी। और थोड़ा देखो सेंस भी होना चाहिए कि वो पूरी पूरी ना कंप्लेन कर रही है कि पहले सही था, और अब जो हमारे डस्टबिन वगैरह है वो फुल रहते हैं, एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ही बेकार हो गया है, रेस्टोरेंट ओपन हो गया है पास में। तो ऐसे करके उसने थोड़ा वो क्या कर रही है, कंप्लेन कर रही है, कंप्लेन से रिलेटेड मेल है। नेक्स्ट के अंदर देखो, द म्यूलहाइमर इमहॉफ जिंड इमर यूबरफ्यूल्ड द पाथ प्लेट्स है फॉर देम हाउस। अब यहाँ पे मिसिंग है और कॉमा लग रहा है। हमेशा ध्यान रखो, अगर कहीं पे भी सेंटेंस में पूरे टेक्स्ट के अंदर कॉमा लग रहा है तो उन पे ज्यादा अटेंशन देनी है। और कॉमा लगने का मतलब है या तो कोई ना कोई कनेक्टर होगा या रिलेटिव्स आर्ट्स होगा। इनमें क्या होता है, कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में चली जाती है, यहाँ पे जिंड विंड होगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, और अगले सेंटेंस की भी कॉन्जुगेटेड वर्ब वहीं आ जाती है। इनका आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना है कि जब भी आप ये कर रहे हो तो इसमें अगर कॉमा आ रहा है तो सेंटेंस में कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी चली जाती है, और ज्यादातर केसेस में या तो यहाँ पे कोई कनेक्टर होगा या फिर यहाँ पे रिलेटिव जेड से होंगे, तो उससे क्लियर होगा। 26 में हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ये देखो रिलेटिव्स आर्ट्स ही है। टेनन आता है रिलेटिव्स आर्ट्स में प्लूरल के लिए, दी आता है अकुजेटिव एंड नॉमिनेटिव में फेमिनियन के लिए, और दीज भी आता है फेमिनियन के लिए। तो अब हमें क्या है, थोड़ा मीनिंग समझना पड़ेगा और रिलेटिव्स आर्ट्स के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो कि दी पार्क प्लेट्स है फॉर देम हाउस, यानी कि जो पार्किंग प्लेसेस है। अब ये जो पार्क प्लेट्स है ये प्लूरल है या सिंगुलर, सबसे पहले बच्चे को ये क्लियर होना चाहिए। पार्क प्लेट्स है, प्लेट्स है तो आपको भी पता है प्लूरल हो गया, और आर्टिकल भी दी लग रहा है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि नॉमिनेटिव हो या अकुजेटिव हो, प्लूरल में हमेशा सेम ही आ जाता है। तो क्या आ जाएगा, दी आइगेंटलिश फ्यूर द मीटर रिजर्वियर्ड देन, यानी वो किसके लिए रिजर्व्ड है, वहां के रेंट पे रहने वाले लोगों के लिए। तो आंसर यहाँ पे डी करेक्ट। नेक्स्ट के अंदर देखो 27 पे, हाउसर देम फ्यूलेइश मिश हाउस निस्ट मेयर जीशर। आपको भी पता है A1 से आप करते आ रहे हो, घर के अंदर मुझे कंफर्टेबल श्योर सिक्योर फील नहीं होता, तो आप खुद को भी, आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि इम प्रिपोजिशन ही यूज होती है, इम हाउस।
ठीक है, इन नहीं हो सकती क्योंकि वहां पे आर्टिकल ऐड नहीं होगा। इन क्यों हो रही है? क्योंकि इन प्लस देम हो गया। और इन्स कब यूज होती है? वो एक वेक्सल प्रिपोजिशन है जब आप डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आप घर की तरफ जा रहे हो या कोई प्लेसेस की तरफ जा रहे हो तो इन्स यूज होती है। तो इम यहाँ पे 100% करेक्ट है। नेक्स्ट में चलते हैं। वाइल दास रेस्टोरेंट, वाइल कनेक्टर लग गया, कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी जाएगी। वाइल दास रेस्टोरेंट ऑफ द गांस एंड नाक्ड हार्ट, और यहाँ पे मिसिंग है। आप खुद ही सोच लो, हाबन का कॉन्जुगेशन आ रहा है और पार्टिसिप स्वाय आएगी। हाबन का कॉन्जुगेशन और एक और मिसिंग थिंग, तो पार्टिसिप स्वाय सीधा सा। दाइन का कॉन्जुगेशन और उसी के पास में अगर ब्लैंक आ रहा है तो पार्टिसिप स्वाय। तो क्या हो जाएगा? हार्ट जो है वो पार्टिसिप स्वाय के लिए आपने हाबन का कॉन्जुगेशन हो गया। अब हमें ऑप्शंस देखने पड़ेंगे 28 में। तो 28 में एक ऑप्शन है गे ऑफ नेट, एक ऑप्शन है योफनन, और एक ऑप्शन है एयोफनेट। तो आपको भी पता होना चाहिए, इतना तो नॉलेज होनी चाहिए बच्चे को कि एयोफनन जो है वो वर्ब है और उसका पार्टिसिप्स वाई अभी आपको चाहिए। तो गे किस में लगता है? पार्टिसिप्स वाई में। परफेक्ट फॉर्म जब आप बनाते हो तो गे लगता है ना, जैसे एसन गेगेसन, लेनन गेलंट, कॉखन गेकॉक्ट, वैसे ही एयोफनन गे एयोफनेट। तो इस वजह से हमारा ए आंसर जो है यहाँ पे करेक्ट हो गया कि वाइल्ड दास रेस्टोरेंट ऑफ द गांसनाक गे ऑफ नेट हार्ट, कि जो रेस्टोरेंट है वो इंटायर नाइट ओपन रहता है। पास्ट की बात बता रही है, रिसेंट की बात बता रही है कि ओपन रहता है। अब कोई बच्चा कहे कि सर यहाँ पे ए ऑफ नेट भी तो आ सकता था। देखो ए ऑफ नेट क्यों गलत है? क्योंकि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। ए ऑफ नेट जो है वो प्रेजेंट का सेंस दे रहा है, जबकि आपको करना क्या है? पास्ट का सेंस देना। हाबन का कॉन्जुगेशन है तो ए ऑफ नेट कैसे हो सकता है? ए ऑफ नन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ए ऑफ नन तो कॉन्जुगेशन ही नहीं हो रहा। जर्मन में कॉन्जुगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद सोचो, सेंटेंस में कॉन्जुगे और ए ऑफ नन तो तब आ सकता है जब कॉन्जुगेशन ही ना हो। तो इस वजह से ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट में चलते हैं। Ich möchte sie dringend bieten. Dich diese zu kümmern. Always remember, क्यूमन जो वर्ब है उसके साथ हमेशा प्रिपोजिशन आती है और ये एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है। थोड़ी बहुत नॉलेज ये भी चीजों की होनी चाहिए आपको। दिस क्यूमन वर्ब है, इसके साथ हमेशा प्रिपोजिशन आती है, ये फिक्स है। और जो है वो आकोजाइटिव है। इतनी भी चीजें याद होनी चाहिए। और देखो, हमें तो रात दिन पता है कि कौन सी सो वर्ब्स वो ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, तो बस बच्चे को रटवा लेना है कि भाई ये वर्ब्स यहाँ पे यूज सबसे ज्यादा होती है। तो अब यहाँ पे देखो, एक प्रॉब्लम लिखा है, प्रॉब्लम लिखा है, एक प्रॉब्लम लिखा है और एक प्रॉब्लमन लिखा है। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि जब भी दाटिव यूज हो, जब भी आकुजेटिव यूज होता है, तो प्लूरल के अंदर या तो दी आता है या दीजे हो सकता है। तो यहाँ पे दीजे, दीजे ई लिखा हुआ है तो वो इंडिकेशन प्लूरल का दे रहा है। और प्लूरल के अंदर प्रॉब्लम का प्रॉब्लम में हो जाएगा। प्रॉब्लम का क्या होगा? प्रॉब्लम में। तो बी आंसर करेक्ट है। प्रॉब्लम गलत क्यों हो गया? क्योंकि ये एक ही है, सिंगल प्रॉब्लम है, जबकि वहां दीज लिखा है और दीज इंडिकेशन किसका देता है? प्लूरल का। तो दीज प्रॉब्लम है। और ये, अब आप कोई बच्चा बोलेगा सर ये भी तो प्लूरल है। ये प्लूरल है बट ये एक्चुअली डाटिव के अंदर है। आपको भी पता है कि जर्मन में डाटिव में अगर कोई भी नाउन हो, उसको अगर प्लूरल करना हो तो उसमें ईएन जरूर लगता है। ये डाटिव है। जबकि हमारी क्यूमन जो वर्ब है, क्यूमन जो हमारी वर्ब है उसके साथ क्या आता है? प्रिपोजिशन यूज आती है। और कौन सी है? आकोजेटिव। तो उस वजह से वहां पे प्रॉब्लम है। ठीक है। नेक्स्ट के अंदर देखो, उन मिड देन रेस्टोरेंट बेजिस्टर्न सुस्प्रेशन। रेस्टोरेंट बेजिस्टर्न का मतलब कौन हो गया? जो ऑनर है वहां पे उनसे टॉक करना। फिलाइस्ट क्योंट gemeinsam eine Lösung finden। तो फिलाइस्ट क्योंट आ रहा है, तो क्योंट कॉनेक्टिव स्वाय है और मेन वर्ब एट द एंड है। ऑप्शन हमारे पास क्या है? कि फिलाइस्ट एयर, मान और वियर। अब आप खुद सोचो, देखो थोड़ा सा मैं यहाँ से रफ करता हूँ। बहुत ही अच्छे अच्छे लॉजिक्स हैं, आपको इजीली पकड़ सकते हो आप। बस ये है कि थोड़ा एक्सप्लेनेशन फिर वैसा होना चाहिए कि आपको ये क्लियर तो हो पहले। यूं नहीं कि बस करवा दिया, ये आंसर सही है, वो आंसर सही है, ये करेक्ट है, इस वजह से आपको पूरा एकदम परफेक्ट वे में होना चाहिए। अब आप खुद देखना, लॉजिक देखना कि क्योंट है, ठीक है, यहाँ पे वियर तो गलत हो गया। आप लोगों को भी पता है कि वियर जो है, वियर एक सब्जेक्ट वो है ना? वियर कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ A1 के बच्चे को भी पता है क्या एंडिंग आती है? ई एन एंडिंग आती है। तो क्या यहाँ पे ई एन एंडिंग दिख रही है? नहीं दिख रही।
यानी वियर तो गलत हो गया। वियर इसलिए गलत हो गया क्योंकि पूरी की पूरी ई एन एंडिंग्स नहीं है, और अगर ई एन एंडिंग नहीं है तो डेफिनेटली वो रॉन्ग है। ठीक है, वियर के साथ में। अब दूसरी बात आ रही है एयर की या मान की। इनमें दोनों में कॉन्जुगेशन सेम ही होता है, क्योंकि थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में कॉन्जुगेशन एग्जैक्टली सेम होता है। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया एग्जाम में, यार एयर लिखूं या मान लिखूं, एयर करूं या मान करूं। अब मैं आपको बताता हूं, आप खुद सोचो, पूरा का पूरा मेल चल रहा है, आपने अंडरस्टैंडिंग बनाई कि कोई कंप्लेन कर रहा है, वो लड़की जो है वो कंप्लेन कर रही है इसके बारे में, अपने एटमॉस्फेयर के बारे में, फ्लैट के बारे में, सब कुछ के बारे में कंप्लेन कर रही है। आखिरी में जाके कह रही है कि हम रेस्टोरेंट के जो ओनर्स हैं उनसे बात करते हैं, और vielleicht könnte gemeinsam eine Lösung finden। तो एयर का मतलब तो ही हो गया। आप समझना मेरी बात को, एयर का मतलब ही है। एयर का मतलब ही है, तो ही कितने लोग होते हैं? एक होते हैं, दो होते हैं, चार होते हैं, या 10 होते हैं? एक होता है। ही एक होता है। समझ गए आप, बिल्कुल सही है, एक होता है। यहाँ पे गेमाइंजाम लिखा हुआ है, एक ट्रिक तो ये हो गई। गेमाइंजाम का मतलब क्या होता है? टुगेदर। गेमाइंजाम का मतलब क्या होता है? टुगेदर। टुगेदर का मतलब क्या है? हम सब। तो अब आप खुद सोचो, अगर मैं बोल रहा हूं हम सब मिलके एक आंसर ढूंढते हैं, हम सब मिलके एक सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो अगर मैं बोलूं ही विल फाइंड ए सॉल्यूशन, तो ही का मतलब तो एक को ही टारगेट किया है ना, और मुझे सेंस देना है कि हम सब मिलके एक सॉल्यूशन ढूंढते हैं। और आपको भी पता है इंग्लिश के अंदर वन, वन का यूज होता है फॉर एवरीवन। उसमें चाहे चाइल्ड हो, उसमें चाहे मेल पर्सन हो, उसमें फीमेल पर्सन हो, उसमें चाहे प्लूरल हो, कोई भी हो, वो वन में आ जाते हैं। जैसे एक पार्किंग प्लेस है, वहां पे लिखा है वन इज नॉट अलाउड टू पार्क हियर। तो वन इज नॉट अलाउड टू पार्क हियर का मतलब है कोई भी, चाहे वो कोई वहां पे बॉय हो, चाहे गर्ल हो, चाहे वहां पे कोई ओल्ड पर्सन हो, चाहे वहां पे कोई फीमेल हो, मेल हो, कोई भी हो, कि किसी को भी अलाउ नहीं है। ये में ऐसा रहता है। वैसे ही जर्मन में वन होता है, और इंग्लिश में क्या होता है? वो जर्मन में क्या होता है? मान। तो यहाँ पे क्या सही आएगा? मान। कि vielleicht könnte man gemeinsam eine Lösung finden। कि शायद हम लोग मिलके एक सॉल्यूशन, मे बी वन कैन फाइंड ए सॉल्यूशन। तो वन का इंडिकेशन सबके लिए है। मान का मतलब सब होते हैं, कि जैसे बोल दिया मान कान हियर निस्ट पार्कन, कि वन कैन नॉट पार्क हियर, तो वन का मतलब सब है उसमें। चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे मेल हो, फीमेल हो, ओल्ड पर्सन हो, सब है वो। तो ऐसे करके देखो, आराम से हमें सारे आंसर्स मिल गए। वो ही अगर बच्चे को ये नॉलेज नहीं है और इस तरीके से आउटपुट नहीं आ रहे, तो यही जो है बहुत डेंजरस बन जाता है। तो अभी अगर आपने देखा तो हमने पूरी ट्रिक्स को यूज करके, ग्रामर की छोटी छोटी बारीकियों को देख के, हर तरीके की ट्रिक्स को यूज करके, ऑप्शंस को कम करके, सारी चीजों को कर करके आंसर्स आराम से देखे हैं। आप देख सकते हो पूरा पेज कितना भर गया है, जबकि हमने और भी चीजें थी उनको तो रफ कर दिया। पूरा पेज भर गया था, मैंने आपको एकदम अच्छे से उसको मतलब पोस्टमार्टम कर दिया है अपने टेक्स्ट का। तब जाके ये टाइल आपकी सही जाएगी, और एकदम आसानी से जाएगी, अगर आप ट्रिक्स वगैरह, टिप्स वगैरह मिल रही है आपको तो। बाकी अगर फ्लैट क्लासेस चल रही है और उसके अंदर कुछ भी अता पता नहीं है, क्यों आ रहा है, क्यों हो रहा है, तो प्लीज टेल के एग्जाम में बिल्कुल मत बैठ जाना। टेल्क का एग्जाम बिना ग्रामर के बना ही नहीं है। टेल्क जो एग्जाम है वो बिना ग्रामर के हो ही नहीं सकता। अगर आपको ग्रामर की हल्की फुल्की ही नॉलेज है, या फिर ग्रामर अच्छे से नहीं आती है, तो आप टेल्क को मत छूना, क्योंकि इसके अंदर एक ही पार्ट नहीं, दो दो पार्ट ग्रामर के आते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड और है। और इसके अलावा B1 हो या B2 हो, दोनों में आता है। ऐसा नहीं कि एक में या दोनों में। गोइथे में ग्रामर नहीं आती, पर गोइथे में ग्रामर का ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंस नहीं है, वो मेल में चेक कर लेंगे। आपको मेल एक 80 वर्ड्स का देंगे, एक थेमा देंगे 80 वर्ड्स की, फिर एक मेल आपको 40 वर्ड्स का देंगे, तो उनमें चेक कर लेंगे। यहाँ पे वो इनमें चेक करते हैं। ये वाले ऑप्शन वाले थे, इसके अलावा एक टाइल और है, इसके अंदर ऑप्शन भी नहीं होंगे। ऑप्शन तो होंगे पर मिक्सअप होंगे। अभी आपके लिए फायदा क्या हुआ, 21 में देख रहे हो 3 ऑप्शन है, और वही अगर ऐसा हो जाता कि 21 में ये सारे ऑप्शन है ढूंढो, तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसकी जो सेकंड पार्ट है वो कॉम्प्लिकेटेड ही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑप्शंस ऐसे आते हैं, ये रहा टेक्स्ट, ये रहे सारे ऑप्शंस। 31 में क्या आएगा? कुछ भी आ सकता है। पहले क्या था कि 21 में क्या आएगा? ये 3 ऑप्शंस है। तो 21 में क्या आएगा? ये 3 ऑप्शंस है, तो बहुत आसान है, क्योंकि 3 है तो आप थोड़ा माइंड यूज करके और कर सकते हो।
31 में अब क्या आएगा, इनमें से कुछ भी आ सकता है, हम भी आ सकता है, फ्यूर भी आ सकता है, मिश भी आ सकता है, म्योस्ट भी, तो ये क्या है, ग्रामर। हालांकि देखो इसके अंदर भी ट्रिक्स रहती है, आप इजीली इनको भी कर सकते हो। तो ऐसे सारी चीजें आपको पता लगानी पड़ती, ये ओवरऑल टेल्क है, आपको बहुत अच्छे से ग्रामर का पता होना चाहिए।